नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर आपको बता दें टोक्यो पैरालंपिक्स से जुड़ी हुई है। सुहास एलवाई का दबदबा लगातार कायम है। सेमीफाइनल में सुहास एलवाई की जगह पक्की हो गई है और बैडमिंटन में इंडोनेशिया के सुशांतो हैरी को उन्होंने मात दी है। 21-6 और 21-12 के भारी अंतर से मैच उन्होंने जीता है। तो टोक्यो पैरालंपिक में सुहास एलवाई का जलवा कायम है। तरुण ढिल्लन ने कोरिया के खिलाड़ी को मात दी है और 50 मीटर राइफल में अवनी लेखारा का दबदबा लगातार बना हुआ है। फाइनल में पहुंच गई हैं अवनी लेखारा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुहास एलवाई जो कि गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी भी हैं, बैडमिंटन में लगातार वो कमाल मचाए हैं और पैरालंपिक में उन्होंने अब सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इंडोनेशिया के खिलाड़ी को उन्होंने बड़े अंतर से हराया। तरुण ढिल्लन ने भी कोरिया के खिलाड़ी को मात दी है। 50 मीटर राइफल में अवनी लेखारा का भी दबदबा बना हुआ है और फाइनल में पहुंच गई है अवनी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा से आ रही है। सुपरटेक मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। प्राधिकरण ने शासन को प्राथमिक जांच रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट में 6 अधिकारियों के नाम भेजे गए हैं और सीईओ रितु महेश्वरी ने यह कमेटी बनाई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 6 अधिकारियों के नाम भेज दिए गए हैं। तो सीईओ रितु महेश्वरी ने यह कमेटी बनाई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा सुपरटेक मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। तो रिपोर्ट में 6 अधिकारियों के नाम भेजे गए हैं। सीईओ रितु महेश्वरी ने यह कमेटी बनाई थी और 6 अधिकारियों के नाम भेज दिए गए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी विकास प्राधिकरण के 2 जेई सस्पेंड कर दिए गए हैं। पैसे लेकर निर्माण करवाने के आरोप में इनको सस्पेंड किया गया है और दोनों पर अवैध निर्माण के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया। वीडीए के वीसी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, इन दोनों पर अवैध निर्माण के लिए रिश्वत लेने का आरोप था और उसके बाद इनके ऊपर यह कार्रवाई हुई है और वाराणसी विकास प्राधिकरण के ये 2 जेई जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए। पैसे लेकर निर्माण करवाते थे और इसी आरोप में इनको सस्पेंड कर दिया गया। दोनों पर अवैध निर्माण के लिए रिश्वत लेने का आरोप था। वीडीए के वीसी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी विकास प्राधिकरण के इन 2 जेई को सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, वाराणसी विकास प्राधिकरण के 2 जेई सस्पेंड कर दिए गए हैं। पैसा लेकर निर्माण करवाने के आरोप में इनको सस्पेंड किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित 5 जिलों के 2 दिवसीय दौरे पर आज निकले, जिसमें से बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज भी शामिल हैं। सीएम बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करने के साथ ही राहत केंद्रों का भी निरीक्षण करेंगे। दोपहर 1 बजे सीएम योगी लखनऊ से रवाना होंगे और जिसमें सबसे पहले 2 बजे वो बहराइच पहुंचेंगे, जहां पर वो बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद दोपहर 2:40 पर मीडिया से भी संवाद करेंगे। फिर दोपहर 2:50 पर बहराइच में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के लिए निकलेंगे। बहराइच के बाद सीएम योगी दोपहर 3 बजे गोंडा के लिए रवाना होंगे और 3:30 पर गोंडा पहुंच जाएंगे, जहां सीएम शाम 3:40 पर बाढ़ राहत केंद्र बरौली का दौरा करेंगे और शाम 4:30 पर तरबगंज गोंडा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। शाम 4:10 पर सीएम गोंडा से बलरामपुर के लिए रवाना होंगे और शाम 4:55 पर उतरौला बलरामपुर पहुंच जाएंगे। शाम 5 बजे वो बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है और उसके बाद सीएम योगी बलरामपुर के तुलसीपुर में देवी पाटन मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। कल 4 सितंबर को बलरामपुर में ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वो दौरा करेंगे और फिर कल ही सिद्धार्थनगर और महाराजगंज भी जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश में आखिर बाढ़ के क्या हालात हैं, दिखाते हैं आपको। जहां तक नजर दौड़ाओ वहां तक पानी ही पानी दिखाई देता है। पानी में घर, मकान, दुकान सब डूब गए हैं। बाढ़ के कहर ने लोगों को भारी परेशानी में डाल दिया। इंसान तो इंसान, जानवर भी बाढ़ से बेबस हैं। तस्वीरें हैं सिद्धार्थनगर की।
आदमी सोने नहीं पाता है, दिन भर टहलता है, रात भर टहलता है, उसमें मच्छर मासी सड़क पर सोते हैं, सड़क पर खाना जो है रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दिक्कत होती है। कुछ मदद मिल रहा है लोगों की? नहीं मिल रहा है, अभी तो कोई मदद ना आया। आप लोग कहाँ रहे हैं? हमें बंदे रह रहे हो, कहाँ रहे हो? घर में पानी हल गई बा, तो ये बंदों पर आप लोग रहते हो? कहाँ रहा जाता है, मसाले वसाले लगा कैसे बितावल जाता रहतिया। कुछ सरकार मदद मिला था? क्यों ना आया भाई, का देना सरकार। बाढ़ के पानी ने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। कई गांव के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लोग ऊंचाई वाले स्थानों पर तिरपाल के नीचे डेरा डाले हुए हैं, जो दिन में सूरज की तपिश और रात में अंधेरे में जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। कछार बेल्ट में काफ़ी किसानों का फसल बर्बाद हो गया है। बहुत जगह एरिया में तो निकलने लायक भी व्यवस्था नहीं कहीं। और पहले भी हम बताए थे कि नाव का भी व्यवस्था लोगों ने नहीं किया। बाढ़ तो थोड़ा कम तो हो रहा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे जो खाने पीने का भी परेशानी हो गया है। हालांकि प्रशासन लोगों को पूरी मदद का भरोसा दे रहा है, लेकिन ग्रामीण प्रशासन के मदद से नाखुश हैं। इस समय 88 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें से 25 गांव ऐसे हैं जो मेरुंड की अवस्था में हैं और लगभग हमारे 32 ऐसे गांव हैं, 32 जहां पर हमने नावों की व्यवस्था की गई है। अयोध्या में सरयू का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। सरयू में पानी आने से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ। गन्ने की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। बाढ़ जो है खतरा से ढेर ऊपर बा। अच्छा। हाँ, इतना ऊपर बा कि अधिक बा, भैंस गोरू खुल नहीं रही है। सब नदी सरजू जी के जो इतना गन्ना कट गया है कि अब कहा दशा नहीं बा। हाँ, चल के चाहे याद कर ली जाए साहब, चाहे देख ली जाए। लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर चले गए और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सिद्धार्थनगर से परवेज खान के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो अब आपको दिखाते हैं यूपी के वो तमाम इलाके भी हमने आपको दिखाए जहां पर किस तरीके से बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से आ रही है। डेंगू और वायरल बुखार का कहर नजर आ रहा है। गाजियाबाद में डेंगू के 5 मरीज मिले हैं और वायरल फीवर के रोजाना 435 के। स्वास्थ्य विभाग इस वक्त अलर्ट मोड पर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और वायरल फीवर के केस भी लगातार बढ़ते जा रहे। रोजाना 435 केस जो है वो वायरल फीवर के मिल रहे हैं और गाजियाबाद में डेंगू के 5 मरीज मिले। इस वक्त की बड़ी खबर, वायरल फीवर के केस लगातार बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। फिरोजाबाद जिला डेंगू के जहरीले डंक से त्राहिमाम कर रहा है। अस्पताल, क्लिनिक, शहर, गांव और ये सारी जगह बच्चों की थमती सांसें और उनके मां बाप की सिसकियों की गवाही दे रही हैं। अफसर कहते हैं कि सब जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन इन ठीक करने के दावों में बीच में ही अब तक 45 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। डेंगू कहर बनकर टूट रहा है। गुरुवार को 4 बच्चों की जान को तेज बुखार और डेंगू ने निकल लिया। फिरोजाबाद के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल आजकल ऐसी ही चीखों से गूंज रहे हैं। माएं सिसक रही हैं, बाप तड़प रहे हैं, बच्चे अपनी माओं की बाहों में दम तोड़ रहे हैं और माओं पर सितम का पहाड़ टूटे जा रहा है। अस्पतालों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एक बाप अपने मासूम बच्चे की लाश का बोझ उठाए अस्पताल से बाइक पर ही निकल गया। उसे सरकारी एम्बुलेंस तक मैसर न हुई। कितनी बार बोला था आपने डॉक्टर से? ये भागती रह गए, देखने तक नहीं आता कोई भी। अरे कंपनी का मैं भी आ रहा हूं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक डेंगू से जूझ रहे 330 मरीज फिरोजाबाद के अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं अब तक 45 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े सरकारी हैं। हकीकत इनसे जुदा भी और भयानक भी हो सकती है। अभी तक 15 गांव में इस बीमारी ने दस्तक दी है। बच्चों को बुखार आना, सर में दर्द होना, फिर कोमा में चले जाना और उनकी प्लेटलेट कम हो जाना, ये इस बीमारी के लक्षण हैं। गांव में चारपाइयों पर बच्चों का इलाज चल रहा है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे इलाज पाकर भी बच ना सके। बच्चा मेरा 30 तारीख को से बुखार आया था। मैंने फिर चेक कराया तो उसे डेंगू पॉजिटिव निकला। फिर मैंने 31 तारीख को 30 को पैरासीटामोल दे दी। 31 को फिर मैं आगरा ले गया श्री कृष्णा हॉस्पिटल में। तो पहली तारीख को
खत्म हो गया, वो सक्सेस सफलता मिल नहीं पाई। डॉक्टर ने बोला इसकी जांच कराई, मैंने जांच कराई तो डेंगू पॉजिटिव निकला। फिर मैं बच्चे को एक दिन घर डाला, फिर पैसे का इंतजाम किया 30-40 हज़ार रुपये का। फिर मैं आगरा ले गया सदाशिव हॉस्पिटल में, 2 घंटे इलाज चला, 25,000 रुपये वहाँ खर्च हुआ। उससे पहले मैं खर्च कर चुका था। वहाँ जाके 12:30 बजे करीब लड़का मेरा ख़त्म हो गया। फिरोजाबाद के ककरू क्षेत्र के सैकड़ों लोग बीमार हैं। यहाँ डेंगू से मरने वालों की तादाद 30 के ऊपर जा पहुंची है। लोग गांव में फैली गंदगी और सरकारी इंतजामों से नाराज हैं। कोई भी अधिकारी और वो नहीं आ रहे हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंगू की शिकायत है। कम से कम 250 से ज़्यादा मरीज गांव में डले हुए हैं और 50 से 60 लोग आगरा प्राइवेट अपना इलाज करा रहे हैं जिनको सुविधा है। प्रशासनिक अमला डेंगू के डंक से लोगों को बचाने के लिए बाकायदा जागरूकता अभियान चला रहा है, लेकिन कहीं तो कुछ कमी है जिसे अफसर कभी कबूल नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आंगनबाड़ी, सचिव, पटवारी सारे गांव के लोग हैं वो एक अभियान के तहत काम करेंगे जिससे हम उनको सेव कर सकें। और जो माननीय है हमारे जो जिलाधिकारी हैं, सीडीओ साहब, सारे पूरे सरकार के सहयोग से अब अगले कुछ दिनों में इसको कंट्रोल कर लेंगे। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद क्षेत्र का अरोज गांव भी अब बेहाल हो चला है। यहाँ बच्चे और बड़े सब में बुखार और डेंगू के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। किसी अनहोनी के डर से यहाँ हर तरफ एक खौफ है, बेबसी है, लाचारी है और गुस्सा है। कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारी आते हैं देख के चले जाते हैं। तो बीमारी फैली उसके बाद भी कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, कोई ककड़ में कोई काम नहीं हो रहा है। आसपास के क्षेत्रों में हो रहा है, ककड़ में आज तक नहीं हुआ है। गंदा पानी आता है, बिल्कुल गंदगी से परेशान है लोग। यहाँ पे लोग बीमार होते चले जा रहे हैं, बच्चों का मृत्यु दर भी बढ़ रहा है, लेकिन अधिकारी हैं जो अपने काम को अंजाम नहीं दे रहे हैं। फिरोजाबाद से प्रशांत उपाध्याय, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। मथुरा के कोह गांव में डेंगू से मौतों का सिलसिला जारी है और अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग और बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोह गांव के ग्रामीण अपने बच्चों को लेकर पलायन करने को मजबूर हैं और यहां आधा दर्जन परिवार अपने बच्चों को लेकर पलायन कर चुके हैं। सीएमओ रचना गुप्ता के खिलाफ ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। गांव में डेंगू और मलेरिया के साथ कुछ अन्य बीमारियों के लक्षण भी मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इलाज किया जा रहा है उससे ग्रामीणों को कोई ज्यादा लाभ होता नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इलाज और टेस्टिंग कराने के लिए लोग खुद ही हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। क्या लखनऊ से टीमें नहीं आई हैं गांव में? नहीं आई लखनऊ से। क्या सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती है? 11 बच्चे मर गए हमारे गांव में, हमारी स्त्रियों का, हमारे बच्चों का, हमारे बुजुर्गों का कितना बुरा हाल है कि हम खाना भी नहीं खा रहे। इससे तो अपने भूखे प्यास से मर जाएंगे, इसी में हमारी भलाई है भैया। अब हम क्या प्राण त्याग देंगे? हम बिल्कुल अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी में सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी लगातार एक्शन मोड में चल रही है। चौथे चरण के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के तहत आज बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर में बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को संबोधित करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के दौरे को लेकर तीनों जगह बीएसपी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बीएसपी 2022 में दलितों के साथ ही ब्राह्मण वोटर्स को साथ लेकर यूपी की सत्ता में वापसी के लिए जमकर पसीना बहा रही है। यूपी में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव की जंग लड़ी जानी है और इस जंग को जीतने के लिए लगभग सभी बड़े दल जाति और वर्ग का गुणा भाग लगाने लगे हैं और इस चुनाव में प्रबुद्ध जनों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी अब प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का दांव चलने जा रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव करीब हैं। सभी राजनीतिक दलों में सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। अलग अलग वर्गों और जातियों के वोटरों को लुभाने के लिए यात्राओं और सम्मेलनों का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में सत्तारूढ़ दल बीजेपी भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित करेगी। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का सिलसिला 5 सितंबर से शुरू होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इसे संबोधित करेंगे। इनके अलावा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल समेत प्रदेश के कई बड़े नेता और पदाधिकारी सम्मेलनों में प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगे।
सम्मेलनों में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले प्रबुद्धजन शामिल होंगे। 5 सितंबर को प्रदेश के 17 महानगरों में ये सम्मेलन होगा। 6 से 20 सितंबर के बीच सभी 403 विधानसभाओं में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वालों से इस दौरान संवाद किया जाएगा। शिक्षक, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, साहित्यकार जैसे प्रबुद्ध वर्ग जन इन सम्मेलनों में शामिल होंगे। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के माध्यम से बीजेपी इन सभी से संवाद करेगी। प्रदेश सरकार के जनहित में किए कामों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। मिशन 2022 को साधने के लिए बीजेपी के इन सम्मेलनों में योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों और लोक कल्याणकारी कार्यों की भी चर्चा की जाएगी। टीम न्यूज स्टेट। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज मैनपुरी के दौरे पर रहेंगे और वो मैनपुरी में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सुबह 10:15 पर मैनपुरी पहुंचेंगे और इसके बाद सुबह 10:30 पर वो कृषि विज्ञान केंद्र के एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। 11:10 पर राज्यपाल आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और 11:55 पर नुमाइश परिसर में शादी समारोह में नव जोड़ों को आशीर्वाद देंगी। दोपहर 12:45 पर राज्यपाल सर्किट हाउस में 30 लोगों से संवाद करेंगी। कार्यक्रम में बच्चे और जिले के प्रगतिशील किसान शामिल होंगे। शाहजहांपुर में आर्मी स्पेशल ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसमें करीब 1000 बीएसएफ के जवान सवार थे और सभी जवानों को ट्रेन जम्मू से बंगाल लेकर जा रही थी। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 5 पर यह घटना हुई। राहत और बचाव के लिए खुद बीएसएफ जवानों को ही मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि गनीमत रही कि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। मौके पर रेलवे का कोई भी अधिकारी नजर नहीं आया। आगरा में कृष्ण वेश में आए पर्यटक को ताजमहल में एंट्री न देने का मामला तूल पकड़ रहा है। हिंदुवादी संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुवादी संगठन के करीब 25 लोग राधा कृष्ण के वेश में ताज के दर्शन करने पहुंचे, लेकिन ताज की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें एंट्री नहीं दी। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। ताजमहल का गेट बंद करवा दिया गया। हिंदुवादी संगठन के लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। हिंदुवादी संगठन ने ताजमहल में एंट्री से रोकने वाले सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक हमारे कृष्ण रूम में हमारे एक पर्यटक आए थे, उसको यहाँ के एसआई सुरक्षा कर्मियों ने हाथ देख के धक्का देके उसको बाहर कर दिया गया। उसके बाद हमने ज्ञापन दिया था आज से 2-3 दिन पहले कि जिन्होंने हमारे कृष्ण भगवान का अपमान किया या तो उनको सस्पेंड करो या उनके खिलाफ कार्रवाई करो। आज हमारे 24 घंटे से ऊपर हो गए, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज हमने ज्ञापन दिया है। आज उन्होंने कहा आप तहरीर दीजिए, अब हम उनके खिलाफ मुकदमा कायम करने की वो करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था अब सुधरती नजर आ रही है और इसी कड़ी में आगरा का जूता कारोबार भी चमकने के आसार हैं। कारोबारियों के मुताबिक जिस तरह से देश की जीडीपी में रफ्तार पकड़ी है, उसी तरह जूता उद्योग के हालात जल्द ही ठीक होने वाले हैं। आपको बता दें, आगरा की 40% जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़ी है। देश के निर्यात में 25% का हिस्सा आगरा रखता है और घरेलू मांग 65% जूते की कारोबार की है। जूता उद्यमियों को लॉकडाउन के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन कारोबारियों को एक बार फिर से जूता कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि तीसरी लहर का थोड़ा बहुत डर अभी बना हुआ है। जैसे ही उस लहर को हम पार करते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो लहर ना आए, तो निश्चित रूप से हम 19-20 से के आंकड़े को जल्दी से छू पाएंगे। और न केवल 19-20 के आंकड़े को छू पाएंगे, बल्कि एक जो ग्रोथ है उसको मल्टीपल, एक वी ग्रोथ जिसकी हम बात करते हैं, वो हमको देखने को निश्चित रूप से मिलेगा।